हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन होने वाला है ज्योग्राफी मेजर 17 का, ठीक है, राजनीतिक भूगोल का। यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है पर ये तीसरा क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने मतदान प्रणाली पर निबंध को पढ़ लिया, और फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था राजनीतिक भूगोल क्या है और उसके विषय क्षेत्र को विषय क्षेत्र के बारे में। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है राजनीतिक भूगोल और उसके प्रमुख उपागम के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागमों की विवेचना कीजिए। तो जितने भी उपागम हैं, जो प्रमुख उपागम है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले राजनीतिक भूगोल क्या है उसको जान लेते हैं। तो क्या है राजनीतिक भूगोल का अर्थ? तो क्या है राजनीतिक भूगोल? भूगोल की वह शाखा है जिसमें राज्य, राष्ट्र, सीमाएं, शासन प्रणाली, राजनीतिक शक्ति तथा राजनीतिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल यह समझने में सहायता करता है कि स्थान, संसाधन, जनसंख्या और सीमाएं किसी देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो राजनीतिक भूगोल क्या है ये हम लोगों ने जान लिया था पिछली क्लास में। तो आगे हम लोग जानेंगे राजनीतिक भूगोल की विशेषताएं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि राजनीतिक भूगोल क्या है और उसकी विशेषताएं, ये दोनों अवश्य आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं याद आएगा तो कम से कम राजनीतिक भूगोल क्या है और राजनीतिक भूगोल की क्या क्या विशेषताएं हैं, दो चार विशेषता आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे उसको डाल दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। पहला क्या है, राज्य एवं क्षेत्र मुख्य अध्ययन विषय। तो राज्य एवं क्षेत्र का जो मुख्य अध्ययन विषय है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, राजनीतिक भूगोल में राज्य, राष्ट्र, क्षेत्र तथा प्रशासनिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है, किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो राज्य का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्र का अध्ययन किया जाता है, क्षेत्र तथा प्रशासनिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आगे है दूसरा, राजनीति और भौगोलिक स्थिति का संबंध। तो क्या है, यह विषय बताता है कि किसी स्थान की स्थिति राजनीति और सत्ता को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि किसी भी स्थान की जो स्थिति है वो राजनीति और उसकी जो सत्ता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो इस चीज़ में पढ़ा जाता है। आगे है तीसरा है सीमाओं तीसरा है सीमाओं एवं सीमा विवादों का अध्ययन। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, सीमांकन तथा सीमा संबंधी समस्याएं राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण भाग है। आगे है चौथा क्या है, प्राकृतिक संबंधों की भूमिका। तो क्या क्या इसमें है, जल, भूमि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन राजनीतिक निर्णयों और संबंधों को प्रभावित करते हैं। आगे है पांचवा, गतिशील प्रकृति। तो गतिशील प्रकृति में क्या है, तो राजनीतिक भूगोल समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि राजनीतिक सीमाएं और व्यवस्थाएं अस्थायी नहीं होती है। तो राजनीतिक भूगोल है वो जो है वो एक जगह पे नहीं होती, यानी कि वो अस्थिर नहीं रहती है। उसकी जो सीमाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं वो बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि सीमाएं आज इतना इसका सीमा है तो कल जो है उसका सीमा घट सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है, आगे क्या है, राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागम। तो इसके उपागम के बारे में जानेंगे। तो राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागम निम्नलिखित है। तो कौन कौन से, पहला हो गया परंपरागत उपागम। तो परंपरागत से समझ में आ रहा है, आप लोगों ने परंपरागत संसाधन पढ़ा होगा। तो ऐसे संसाधन जो पहले से ही चलता आ रहा है, यानी कि मतलब पहले से मीन्स जिनकी परंपराएं पहले से चलती आ रही है, तो वही क्या है, परंपरागत उपागम है। तो इसमें क्या है, सब पहले से ही तय किया हुआ रहता है। तो यह राजनीति भूगोल का प्रारंभिक दृष्टिकोण है, यानी कि सबसे पहला दृष्टिकोण है। इसमें राज्य को अध्ययन की मुख्य इकाई माना जाता है। राज्य की सीमाएं, क्षेत्रफल, राजधानी, जनसंख्या तथा संसाधनों का वर्णनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे है दूसरा दूसरा क्या है, पर्यावरण निर्धारणवादी उपागम। तो पर्यावरण निर्धारणवादी उपागम में क्या है, इस उपागम के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण राजनीतिक शक्ति और राज्य के विकास को प्रभावित करता है। जलवायु, स्थलारूप
तथा संसाधनों को राजनीतिक प्रगति का आधार माना जाता है। यानी कि किसको किसको माना जाता है, तो जलवायु, स्थलारूप तथा संसाधनों को राजनीतिक प्रगति का क्या, तो आधार माना जाता है। आगे तीसरा क्या है, क्षेत्रीय उपागम। तो क्षेत्रीय उपागम में क्या है, इस उपागम के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना तथा क्षेत्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि वहाँ की प्रशासनिक संरचना, वहाँ की जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी राजनीतिक विशेषताओं को समझने पर जोर दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, उसको समझने के लिए उसमें जोर दिया जाता है। आगे है चौथा, व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम में क्या है, यह आधुनिक उपागम है जिसमें जनता के राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदान, जनमत, राजनीतिक भागीदारी और विचारधारा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो प्रणाली उपागम में क्या है, इस उपागम में राज्य को एक राजनीतिक प्रणाली माना जाता है जिसमें सरकार, प्रशासन, जनता और नीतियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। इनके पारंपरिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। तो इनके बीच जो भी पारंपरिक संबंधों का विश्लेषण होता है उसको किया जाता है और उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, तो प्रणाली उपागम में। आगे है इसका आगे है आगे क्या है, कल्याण कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम में क्या है, इस उपागम में राज्य का उद्देश्य समाज में समान विकास तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को समझना है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो कल्याण वाला में क्या है कि कल्याण की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कल्याण उपागम। तो इसमें क्या है कि कल्याण की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, न्याय को देखा जाता है और असमानताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का इसमें इसका जो होता है वो प्रमुख लक्ष्य होता है कि असमानता जो है उसको जल्द से जल्द कम किया जाए। आगे क्या है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, राजनीतिक भूगोल राज्य, क्षेत्र और राजनीति के पारंपरिक संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण विषय है। इसकी विशेषताएं राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट करती है, जबकि विभिन्न उपागम राजनीतिक शक्ति, पर्यावरण, मानव व्यवहार और विकास को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक भूगोल का महत्व निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि विश्व राजनीति और क्षेत्रीय विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। तो ये हमारा हो गया निष्कर्ष। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।